स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने आपका नेचुरल रिसोर्सेज आपका स्टार्ट कर रखा था, जिसमें कि हमने आपका वाटर कंजर्वेशन पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी डेफिनेशन क्या है फ्लड की? फ्लड इज सिंपली अनकंट्रोलेबल फ्लो ऑफ वाटर ओवर अ वास्ट एरिया फॉर सेवरल डेज। आपका पानी का बहाव जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत दिनों तक अगर वो बिना रुकावट के बहता रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म को फ्लड आपका बोलते हैं। अब देखिए, फ्लड के जो कॉजेज होते हैं, किस वजह से आपकी बाढ़ आती है, इनमें हम कारण पढ़ रहे हैं फ्लड्स के। तो क्या है? जनरली फ्लड रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव रेनफॉल। पहला रीज़न क्या है? एक्सेसिव रेनफॉल से। बट इसके अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारी बाढ़ आ सकती है, जैसे कि स्टॉर्म एंड साइक्लोन कैन कॉज मूवमेंट ऑफ सी वाटर माइल्स इनसाइड द कोस्टल एरियाज। यानी आपके स्टॉर्म्स और साइक्लोन जो हैं उनकी मूवमेंट इतनी बढ़ जाती है सी वाटर की कि वो बहुत दूर तक कोस्टल एरियाज के एक तरीके से बहाव आपका आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। हैवी रेन इन शॉर्ट टाइम और क्लाउड ब्रस्ट कैन कॉज फ्लैश फ्लड। आपकी भारी बारिश कम समय में या फिर बादल का फटना भी आपके फ्लड को बना सकता है। सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन कॉज फास्ट मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो इस वजह से भी आपकी बाढ़ आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर फ्लो बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइड और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। आपका मान लीजिए कि कोई नदी वगैरह है और एक तरीके से आपकी लैंड स्लाइड हो जाए उस जगह से, तो आपकी जो लैंड पानी को अपने बहाव में बहाए जा रही थी, तो वहाँ से अगर वो लैंड आपकी हट जाए तो पानी का बहाव चेंज होकर आपके अदर एरियाज में भी फैल सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है। Siltation of river dams reduce their water carrying capacity resulting in overflow। तो इस तरह से आपके डैम्स भी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को एक तरीके से ओवरफ्लो को बना देते हैं। जैसे हम डैम को क्या करते हैं, पानी रोकने के लिए बनाते हैं ना, तो आपका वो भी कई बार ओवरफ्लो होकर बाढ़ में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट है आपका encroachments in river bed like मीठी रिवर इन मुंबई कैन ऑल्सो कॉज फ्लड। तो इस तरह से कुछ रिवर्स भी होती है जो कि बड़ी खतरनाक होती है, अगर अपने लेवल से, अपने डेंजर लेवल से ऊपर चली जाती है बारिश होने के बाद, तो वो भी फ्लड कॉज आपके करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड। आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एक फ्लड के आने के बाद। अगर हम एवरेज एनुअल लॉस की बात करते हैं जो कि फ्लड से होती है, तो आपका कितना है? 2706.24 crore as per National Disaster Management Government of India. The biggest tragedy associated with flood in 1970s Bangladesh flood, which result in loss of 5 million human lives. तो इस तरीके से ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं यहाँ पर कि बांग्लादेश में 1970 में आपके जो बाढ़ आई थी उसने 5 मिलियन आपके जो लाइव्स हैं उनका लॉस हमें हुआ था। इन अक्टूबर 1999 ओडिशा विटनेस्ड फ्लड्स ड्यू टू साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये देखिए आपका यहाँ पर कॉज बता रखा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से बाढ़ आ गई थी, जिसमें भी हमने बहुत सारे इंसानी आपके जिंदगियों को खो दिया था। बिसाइड्स थाउजेंड्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड होम्स। अब ये एक जुलाई 26, 2005 का मुंबई का दे रखा है जहाँ पर फ्लड आई थी और बहुत सारे लोग आपके अपने ज़िंदगियों को खो बैठे थे। सेवरल लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज़। और ये एक 4 जुलाई का दे रखा है 2006 का। अगेन मुंबई आपके बाढ़ को फेस करती है। मुंबई आपका क्या है, एक तरीके से नदी के पास का एरिया है, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये हमें क्या बताता है कि लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है बाढ़ को लेकर ये बहुत कम है, और ये किसकी वजह से है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं उठा रही है फ्लड मैनेजमेंट के लिए। तो एक तरीके से
लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए कदम नहीं उठा पा रही है, जिससे हर साल हमें बाढ़ की वजह से बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्सिक्वेंसेस को समराइज कीजिए। लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन लाइव्स, माइग्रेशन फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरियाज, लॉस ऑफ होम, destruction of crops, agricultural lands, isolation of flooded area from rest of world, failure of sewage systems, electricity supply and transportation in urban areas, possibility of epidemics because of dead bodies and sewage mixing with water, soil erosion, increase इन इंसिडेंट ऑफ लैंड स्लाइड। तो ये आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपके समराइज्ड किए गए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि किन किन की वजह से आपकी बाढ़ आती है और उसके कॉन्सिक्वेंस हमारी डेली लाइफ पर क्या पड़ते हैं। तो इसे हमें कंट्रोल मेजर्स करने के लिए क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर्स, embankment of rivers, use of natural channels for drainage water, cleaning and maintenance of a drainage system, tree plantation, afforestation, soil erosion prevention techniques, better flood management, and last, early warning system to predict the occurrence of floods. This job is done by Central Water Commission in India. तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं फ्लड के जो हमें रखने चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो गया, आपके एम्बैंकमेंट्स ऑफ रिवर्स हो गया, जो आपके एक तरीके से अगर कहा जाए तो जहाँ पर आपके रिवर्स के फ्लो है उन पर चेक किया जाए कि भी वहाँ पर आपका जो फ्लो है रिवर का वो ज़्यादा बहाव तो नहीं है, प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है, पानी बढ़ तो नहीं रहा है लेवल से। तो इस तरह के आपके चेक्स होने चाहिए, कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। हमें वाटर ड्रेनेज के नेचुरल सिस्टम पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम के हमें ट्री प्लांटेशंस करने चाहिए, सॉइल इरोजन को होने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपके सॉइल ही मतलब जैसे आपके मान लो प्लांट्स हैं किसी ज़मीन पर, तो वहाँ पर फ्लड से जो आपके सॉइल इरोजन होता है उसके चांसेस घट जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेटर फ्लड मैनेजमेंट, आपके फ्लड मैनेजमेंट किस तरह से एक तरीके से किया गया है एक स्टेट के अंदर, जगह के अंदर, लोकल एरियाज़ हो गए, कंट्री हो गए, तो ये भी आपके बहुत मायने रखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रही है। और फ्लड आने से पहले अर्ली सिस्टम आपका वार्निंग दे, इस तरह का भी आपका कुछ एक तरीके से बंदोबस्त होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉट। फ्लड हम पढ़ चुके हैं, तो ड्रॉट क्या है? इसका उल्टा है आपका जब आपका जो वाटर होता है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड लेवल से, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ड्रॉट बोलते हैं। ये क्या होता है? सूखा होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज टेम्परेरी रिडक्शन इन द वाटर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बिलो द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लेवल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इसमें आपके आगे टाइप बता रखे हैं। फर्स्ट आपका देखते हैं टाइप्स में। मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, इसमें क्या है आपका? It is significant decrease from normal precipitation over an area less than 75% of rainfall from long-term average value is criteria of defining drought। तो इस तरह से अगर आपका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से बहुत कम हो, मतलब एक तरीके से आपकी जो बारिश है वो बहुत कम हो एक्सपेक्टेड से, एवरेज वैल्यू से, तो वो हमारा ड्रॉट ला देता है। एग्रीकल्चर ड्रॉट आ गया। इसमें क्या है? व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल इज इनएडिक्वेट टू सपोर्ट क्रॉप्स, यानी हम सूखे को कब बताते हैं? एग्रीकल्चर के टर्म्स में, जब हमारे सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहता और हमारी प्रॉपर किसी फसल के लिए हमें वाटर सप्लाई नहीं मिलती, या फिर जो कि मॉइस्चर है वो सपोर्ट नहीं करता क्रॉप्स को क्योंकि वो सफिशेंट नहीं है। थर्ड है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये किससे करता है? डिप्लीशन ऑफ वाटर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो आपका ग्राउंड वाटर है वो सिग्निफिकेंट लेवल पर नहीं है, मतलब एक तरीके से उसका डिप्लीशन होता जा रहा है वाटर सरफेस का और ग्राउंड वाटर का, तो इसको भी हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में लेके आते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। ये कब होता है आपका? जब आपका इकोनॉमिक पर्पस से आपकी सप्लाई ऑफ वाटर प्रॉपर ना हो,
ड्यू टू आपका जो वेदर से रिलेटेड लगा लो कि आपका रेनफॉल कम हुआ है, तो उसकी वजह से जो आपके सोशली में इकोनॉमिक पर्पस से वाटर सप्लाई कम हो, तो उसको हम सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर एन economic good exceeds supply as a good result of weather related shortfall in water supply. Supply of many goods such as drinking water, forage, food grains, fish, hydroelectric power depends upon the availability of water. This can vary due to climate conditions. अब आपके ड्रॉट के कॉजेज आते हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल कॉज, क्या हो सकते हैं? वेदर का हो सकता है। चेंज इन वेदर कैन ऑल्टर द नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न एंड कॉज ड्रॉट। अगर आपके अच्छे से रेनफॉल नहीं हुआ है, पैटर्न के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं हुआ है, तो उससे भी हमारा सूखा पड़ सकता है। चेंज इन एयर करंट फ्लो पैटर्न और साइकिल कैन ऑल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन। तो ये था कि नेचुरल कॉज की आपकी अगर बारिश ना हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सूखा पड़ सकता है। सेकेंड टाइप आता है आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। इसमें आपका जैसे कि क्या है, डिफोरेस्टेशन कर दिया, इस करके सूखा पड़ गया, आपका सॉइल इरोजन आपका हुआ है, तो आपका ये क्या नाम है, एक तरीके से कॉज है आपका। तो क्या होगा, अगर आपकी बारिश नहीं होगी तो सॉइल इरोजन भी होगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, आपका जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एक्सप्लॉयट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, और एक तरीके से ये क्या है, पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आपके वाटर मैनेजमेंट की। तो आपके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? इम्पैक्ट में आपके आते हैं इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो इसमें फर्स्ट आपका इकोनॉमिक में आपका क्या लॉस होता है? डेयरी, फिशरी और अदर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। सेकंड में आपका लॉस बताया गया है लिवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपके सूखा पड़ने से ये सारी की सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। उसके बाद थर्ड बताया गया है कि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो आपकी वाइल्ड लैंड होती है, ये क्या होती है, फायर्स, मतलब एक तरीके से जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत अफेक्ट होती है सूखे की वजह से, क्योंकि वो भी तो पानी पर डिपेंड करते हैं जैसे हम करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत और भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक पर्पज से लॉस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो हम पानी की सहायता से अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी लॉस होता है। आपका सेकंड आता है इन्वायरमेंटल में आपके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। आपका जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब आपका जो एक तरीके से अगर मैं बात करती हूँ तो जो सूखा एरिया है वो बढ़ जाएगा, एक तरीके से डेजर्ट बन जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। आपका बायोडाइवर्सिटी डैमेज होगी क्योंकि पानी नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, तो जो जीव जंतु हैं जो उस लिवलीहुड में रहते हैं वो भी बहुत अफेक्ट करते हैं आपके सूखे की वजह से। थर्ड आता है आपका डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर लेवल। आपका ग्राउंड वाटर लेवल वही है, डिक्रीज होएगा, डिप्लीट होएगा, तो वो भी इन्वायरमेंट पे आपका एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हवा की वजह से, हवा के झोंकों की वजह से आपका जो सॉइल इरोजन होता है वो भी एक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फिश एक्वेटिक हैबिटेट। अगर आपका सूखा पड़ेगा तो आपका जो तालाब में, झीलों में जो आपके फिश और एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे, उनका भी डिग्रेडेशन होगा, रिडक्शन आपका होगा। नेक्स्ट आता है आपका सोशल पर्पस से इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनका लॉस हो सकता है ड्यू टू फूड शॉर्टेज, हीट और वाटर शॉर्टेज की वजह से। आपका क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर वो बढ़ जाएंगे, मतलब जितना भी आपका पानी अवेलेबल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से आपका झगड़े का कारण बन सकता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन इमिग्रेशन, मतलब आपका बहुत सारी जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनका माइग्रेट करना, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस लाइक ड्रॉट। ये मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती हैं, ये आप देख ही चुके हैं। इसके बाद आता है आपका सोशल अनरेस्ट। एक तरीके से जो आपकी जनता है उसमें एक अनरेस्ट की भावना आ जाती है, मतलब वो बहुत अफेक्ट इतने तरीके से होते हैं कि उनका जो
जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसे देखकर वो भूचक्के से रह जाते हैं या फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो सोशली क्या हो गया, अनरेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज्ड पॉवर्टी और गरीबी का बढ़ना, क्योंकि जब वहाँ पे पानी का रिसोर्स ही नहीं होगा तो वहाँ पर कौन से लोग रहेंगे, अमीर लोग तो रहने से रही, तो क्या होगा, पॉवर्टी में इंक्रीज आपका होगा। आगे आता है आपका ड्रॉट मैनेजमेंट। देखिए तो ड्रॉट मैनेजमेंट में हमें क्या करना चाहिए, वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन के लिए आपके सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूजफुल जो तरीके होते हैं उनको हमें ड्रॉट मैनेजमेंट के अंडर लाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेनफॉल होती है उसको अगर हम स्टोर कर लें या फिर आपका क्या करें, छत से जो आपका पानी आ रहा होता है, बारिश जो आपकी गिरती है वो आपके अगर छत पर कलेक्ट हो तो वहाँ से एक पाइप के ज़रिए हम ग्राउंड वाटर में उतार सकते हैं उसे, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो उतना ही रहे, मेंटेन रहे नेचुरल तरीके से। तो ये आपका एक वाटर कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो गया ड्रॉट मैनेजमेंट के अंदर जो कि आता है। थर्ड है आपका वेजिटेशन कवर। आपकी जो वेजिटेशन है वो हेल्प करती है ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज करने में या फिर दोबारा उसी लेवल पर लाने के लिए। जो आपकी रेनफॉल होती है वो भी अफेक्ट होती है पॉजिटिवली। मतलब आपकी अगर हम एक तरीके से वेजिटेशन लगा लो या प्लांटेशन लगा लो, अगर हम उस एरिया में प्लांटेशन और आपकी वेजिटेशन कर देते हैं तो वहाँ पर रेनफॉल के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर शॉर्टेज। आपकी वाटर शॉर्टेज में शॉर्टेज नहीं, स्टोरेज है ये। अगर हम वाटर को आपका स्टोर करें अपने रिजर्वॉयर्स, डैम्स, विलेज पॉन्ड्स में या टैंक्स में हैवी रेनफॉल के अकॉर्डिंग, तो हम उस वाटर को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जब कोई अगर सूखे की नौबत आ जाती है तो। उसके बाद आता है आपका वाटर शेड मैनेजमेंट। द एरिया दैट शेड्स वाटर इनटू अ रिवर इज कॉल्ड वाटर शेड। मतलब एक तरीके से रिवर में अपने पानी को पहुंचाना और वेल मेंटेन्ड इकोलॉजिकल आपका इकोलॉजिकली हेल्दी एक सिस्टम को बनाना ताकि हम वाटर फ्लो जो रिवर में है उसको मेंटेन कर सके, वो आपका वाटर शेड मैनेजमेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो गया, रेन वाटर को प्रॉपरली मीन्स से आप अगर एक तरीके से हार्वेस्ट करें, उन्हें बचा सके। जैसे कि अभी मैंने घर वाला एग्जांपल लिया कि आप उन पानी को जो बारिश से आता है उनको अगर पाइप से हेल्प से आप एक कुएं में कलेक्ट कर सके या फिर एक आपके ग्राउंड वाटर तक उन्हें पहुंचा सके, सप्लाई कर सके, तो वो भी आपका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका हो जाता है, जिससे कि हम ड्रॉट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। हमारे भारतवर्ष में आपके ड्रॉट की कंडीशंस क्या हैं। It is normal feature in India during a severe drought in 1917 to 18. River Jhelum completely dried up in Kashmir. तो देखिए यहाँ कश्मीर का बताया गया है। जो आपकी रिवर झेलम है वो 1917 से 1918 में वहाँ पर सूखा आ गया था। वो रिवर बहुत ज़्यादा सूख गई थी, पानी की शॉर्टेज हो गई थी। सम अदर स्टेट्स की बात किया लाइक कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, हरियाणा, भिवानी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रोहतक आर ड्रॉट प्रोन। मतलब क्या है यहाँ पर आपका, ये ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं आपके। आगे आते हैं आपके डैम बेनिफिट और लॉसेस। इसके लॉस भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं आपके डैम्स के, तो ये हम पढ़ते हैं। वैसे जो डैम्स होते हैं वो किस लिए बिल्ड किए जाते हैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम एक तरीके से जनरेट कर सके, और इरिगेशन जो होता है, लैंड इरिगेशन होता है, उसमें भी हम यूज़ कर सके। तो जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे आपके जवाहरलाल नेहरू, उनके उस पर हमने क्या किया था, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Pandit Jawaharlal Nehru called dams as temple of modern India. India has number of dams built across its rivers. Example, Bhakra Dam across Beas River, Nagarjuna Sagar Dam on River Krishna, Chamira Hedal project across River Ravi. The history of dams dates back to 256 BC when दुजियांग डैम वाज बिल्ट ऑन रिवर मिन इन चाइना। तो यहाँ पर जो आपका मैप दिखाया गया है, यहाँ पर ये क्या है, आपके डैम्स की लोकेशन बताई गई है। तो इस तरह से आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए मेन जो है वो कहाँ पर है। लाइक आपका टिहरी डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है,
आपका कोटा बैरेज हो गया, गांधी सागर हो गया, तो इस तरह के नागार्जुन सागर हो गया, तो ये हीराकुंड है। इस तरह के कुछ ये जो आपके डैम्स हैं इनको आपको याद करना चाहिए कि ये कहाँ पर आपके प्रेजेंट है या कहाँ पर आपके बनाए गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाकर भी आपको बहुत यूज़फुल होती है इन आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी आपको बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आपके पास जो जो चीज़ें पढ़ने के लिए आती हैं उन्हें ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए अब आपके एक डैम की डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनाई गई है। अ डैम कैन बी डिफाइंड एज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir lake। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपका नेचुरल फ्लो होता है वाटर का उस पर हम एक बैरियर बना देते हैं जो कि आगे उस पानी को बहने से रोक भी सकता है, बहने भी दे सकता है एक रेगुलर पीरियड के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, हम लेक भी बन सकती है और उस पानी को हम किसी भी उसमें पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फिर इरिगेशन पर्पस के लिए। तो इस तरह से हमारा डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है डैम की। जो इसके बेनिफिट्स हैं ये आगे बताए गए हैं, चलिए देखते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू रेगुलेट वाटर फ्लो इन अ वेरी यूजफुल टू ह्यूमन। तो देखिए आपके बेनिफिट क्या है। वाटर इज मैनेज्ड इन सच अ वे दैट इट्स वेस्टेज इज चेक्ड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपकी वेस्टेज ज़्यादा ना हो। इससे हम लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरियाज हों आपके। उसके बाद आपका क्या है, दे प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए पानी अगर हमने रोक लिया है, हमने जमा कर लिया है, तो अगर कभी सूखा पड़ता है तो हम वहाँ से पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में। उसके बाद आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपका क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं, ये भी बता चुके हैं हम। उसके बाद डैम क्या करते हैं आपके, चेक द फ्लड्स बाय रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर। ये हमें बाढ़ से भी बचाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा क्या होता है, पानी अगर एक ही जगह रुक गया है तो वो आगे जो आपका एक तरीके से रेनफॉल में ज़्यादा पानी बढ़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डैम्स को चेक कर सकते हैं फ्लड रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर के ज़रिए। तो उसके बाद आता है आपका रिजर्वायर, लेक, कैनाल क्रिएटेड बाय डैम्स आर यूज्ड एज रिसोर्सेज टू जनरेट फूड फिशरीज। तो देखिए आपका फिशरीज के लिए भी एक बहुत अच्छा ये रिसोर्स है आपका, क्या है, डैम्स आपके। दे कैन ऑल्सो सर्व एज पोटेंशियल टूरिस्ट स्पॉट। तो ये इस तरीके से देखिए आपका जैसे डैम्स जहाँ बनाए जाते हैं वो भी एक ब्यूटीफुल स्पॉट हो जाता है हमारे टूरिस्ट के लिए। तो इस तरह से ये बेनिफिट्स थे आपके सारे के सारे। अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। देखिए इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपका बहुत ज़्यादा होता है डैम्स का हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे। अभी तो हमने बेनिफिट पढ़े हैं, तो देखिए अब इसको पढ़ते हैं आगे। डैम्स कैन सब मर्जेंस ऑफ लार्ज एरियाज, दिस लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। देखिए ये डिफोरेस्टेशन को बढ़ाता है, पहला हमारे पास ये आ गया है। सेकंड आता है हमारे पास आपका जो डैम्स है वो नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर रिवर्स का उसको ख़त्म कर देता है। मतलब एक जगह हमने पानी रोक दिया तो आगे जो नदी का बहाव था वो तो ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर जो आगे वाले जो आपके एक तरीके से लिवलीहुड्स थे, जो हम वहाँ पर जो लोग रहते थे आगे, जो उस पानी पर निर्भर करते थे नदी के पानी पर, वो लोग अफेक्ट बहुत गंदे तरीके से आपके होते हैं अगर हम डैम बना देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर चेंज द इकोलॉजिकल ऑफ दैट एरिया। तो वही है आपका जो इकोलॉजिकल एक तरीके से एरिया, जो उसका इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स है वो भी इफेक्ट होती है पानी की वजह से, जो वहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ्स रहती हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। तो आगे आता है आपका ये क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है, वाटर लेवल एरिया को भी, उस मतलब वाटर लेवल जो होता है उस एरिया को, उसको भी इफेक्ट आपका करता है। वही है, उस पानी की वजह से ही तो आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है, वाटर साइकिल आपकी चलती है। तो अगर हम डैम्स बना देंगे आगे वो पानी रुक जाएगा, तो वहाँ पर जहाँ पर वो रिवर से आपका पानी ऊपर जाता था, आपका साइकिल सिस्टम बनता था, इवेपोरेशन होता था, कंडेंसेशन होता था, वो वाली प्रोसेस भी आपकी नेचुरली अफेक्ट होती है ड्यू टू आपके डैम्स। नेक्स्ट आता है आपका इट मेक्स एरिया मोर अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड प्रॉन। एक तरीके से अगर आप पानी एक जगह इकट्ठा कर देते हो तो प्रेशर जो है साइड के आपके जो बैरियर्स होते हैं उन पर बढ़ जाता है, और लैंडस्लाइड का भी खतरा आपका बढ़ जाता है, अर्थक्वेक का खतरा भी आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखे थे।
ये आप एक दो और पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। तो ओवरफ्लो ऑफ डैम भी आपका क्या है, एक तरीके से फ्लड को जन्म दे सकता है, क्योंकि अगर हमने मान लो डैम का पानी एकदम से छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आपकी आ सकती है। और एक तरीके से इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपना मूव करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग उसके पानी पर डिपेंडेंट थे वो अब कहाँ जाए, कहाँ से पानी का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ये आपके क्या थे, डिसएडवांटेजेस। आगे आते हैं आपके वाटर कॉन्फ्लिक्ट। रिवर फ्लोज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन स्टेबल टू अनदर स्टेट, आपके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। द डिमांड फॉर वाटर इज ग्रोइंग। तो एक तरीके से वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे अराइज करते हैं, मान लिया एक रिवर है जो एक देश से दूसरे देश में भी बह रही है, तो अगर एक देश ने उस पर उसके बहाव पर डैम बना दिया, तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है दो कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि पानी का बहाव तो किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं होता, वो तो जहाँ उसका नेचर है वो वहाँ बहेगा ही बहेगा। बट ये आपका क्या करता है, दो स्टेट के बीच में भी कर सकता है, दो नेशंस के बीच में भी कर सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डैम्स के अकॉर्डिंग हमें